जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्टीट्यूड और सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड और फंडामेंटल वैल्यूज देखी थी फॉर सिविल सर्विसेज। आज जो उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप। इसके अलावा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी को हिंदी में बोलते हैं ईमानदारी। ठीक, तो इंटीग्रिटी को क्या बोला जाता है? ईमानदारी। अब इंटीग्रिटी का क्या रोल होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? ईमानदारी का क्या रोल होता है? Integrity is the foundation of all moral values. It means being honest, truthful, and consistent in one's thought, words, and action. देखिए, ईमानदारी सभी नैतिक मूल्यों की आधारशिला होती है। जो भी नैतिक मूल्य होते हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, उनकी आधारशिला कौन होती है? ईमानदारी। इसका अर्थ होता है अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निरंतर बने रहना। इट मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड कंसिस्टेंट इन वंस थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। मतलब आपका, इसका अर्थ होता है कि आपके जो अपने विचार हैं या जो शब्दों में या जो कार्य है उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निरंतर बने रहना, ये होती है इंटीग्रिटी। अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी acts according to their moral principles and does not compromise their values for personal gain। देखिए, ईमानदारी जो होती है, जो ईमानदारी वाला व्यक्ति होता है, अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी, वो अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर मोरल प्रिंसिपल्स। देखिए, हर ईमानदारी, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं और वो नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर वैल्यूज फॉर पर्सनल गेन। देखिए, सबसे पहले तो एक ईमानदार व्यक्ति के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं और वो उसी सिद्धांतों पर अनुसार कार्य करता है। ठीक है, और वो व्यक्तिगत लाभ के लिए, पर्सनल गेन के लिए किसी भी प्रकार से अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। डज नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर वैल्यूज फॉर पर्सनल। नेक्स्ट, फॉर सिविल सर्वेंट्स, integrity is not only about avoiding corruption but also about maintaining moral courage, transparency and accountability। देखिए, सिविल सेवकों के लिए जो ईमानदारी होती है वो केवल भ्रष्टाचार से बचने तक सीमित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो आप, एक तरीके से कहा जाए तो ईमानदारी है, ईमानदारी है, लेकिन ईमानदारी का पक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से बचना नहीं है, बल्कि इसमें जो नैतिक साहस होता है, मोरल करेज, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है। तो एक ईमानदार सिविल सेवक के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से बचना तक सीमित नहीं है। इसमें नैतिक जो साहस होता है उसका, मोरल करेज, इसके अलावा जो पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी शामिल है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एन ऑफिसर विथ इंटीग्रिटी, एक ईमानदारी अधिकारी जो होता है, डज नॉट मिसयूज पब्लिक फंड्स और अथॉरिटी। देखिए, एक जो ईमानदार अधिकारी होता है वो जो सार्वजनिक धन होता है, पब्लिक फंड या अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता, ईमानदार व्यक्ति। इसके अलावा डज नॉट लेट पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट्स ऑफिशियल वर्क। निजी संबंधों को अपने आधिकारिक कार्यों को प्रभावित नहीं करने देता। जो निजी संबंध है, ठीक है, उनको अपने आधिकारिक कार्यों को प्रभावित करने
नहीं देता। ईमानदार अधिकारी की बात कर रहा हूं। तीसरा, इज रेडी टू एडमिट मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम, मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहता है। वो एक ईमानदार अधिकारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी से गलती नहीं हो सकती, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन उस गलती को मानना, ठीक है, और उसमें सुधार करना, उसके लिए तैयार रहना, ये एक ईमानदार अधिकारी की निशानी है। इसके अलावा, अपहोल्ड्स ट्रूथ एंड फेयरनेस इवन अंडर प्रेशर, दबाव की स्थिति में भी सत्य और न्याय का पालन करता है। सत्य और न्याय, इसका पालन दबाव में भी करता है। तो ये ईमानदार अधिकारी के चार लक्षण होते हैं। पहला है, सार्वजनिक धन या अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है। दूसरा, निजी संबंधों को अपने आधिकारिक कार्यों को प्रभावित नहीं करने देता। तीसरा, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहता है। और चौथा, दबाव की स्थिति में भी सत्य और न्याय का पालन करता है। एन ऑफिसर विथ इंटीग्रिटी, ईमानदार अधिकारी। इसके अलावा बात करें, इंटीग्रिटी बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। विदाउट इंटीग्रिटी नो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैन फंक्शन प्रॉपरली। देखिए, ईमानदारी जो होती है ना, वो अगर होती है तो उसमें सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास का निर्माण होता है। देखिए, आप अगर ईमानदार हैं, ठीक है, सरकार अगर ईमानदार है, तो उसका जो भरोसा है लोगों का उस सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता है। ईमानदार सरकार होती है, ठीक है। तो ये जो ईमानदारी है, ये सरकारों और नागरिकों के बीच विश्वास का निर्माण करती है। अगर ईमानदारी नहीं है तो कोई भी सार्वजनिक संस्थान जो है, नो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता, कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन अगर वहां ईमानदारी नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। When an officer refuses to accept illegal favors, even if it means facing hardship, he or she demonstrate true integrity. देखिए, जब भी कोई अधिकारी अवैध लाभ स्वीकार करने से इनकार करता है, अवैध लाभ, इलीगल फेवर्स, इसको अगर स्वीकार करने से इनकार करता है, भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इवन इफ इट मीन्स फेसिंग हार्डशिप, मतलब भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तब वह सच्ची ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब उसे कितना भी डिफिकल्ट हो उसके लिए, अगर वो कोई इलीगल फेवर नहीं ले रहा है, अवैध लाभ नहीं ले रहा है, ठीक है, कितनी भी कठिनाइयां उसके ऊपर हो, उस समय पर वो क्या है, एक सच्ची ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये थी ईमानदारी, ठीक है। समझ में आया आपको ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी के अपने नैतिक सिद्धांत होते हैं। ईमानदार अधिकारियों के क्या क्या गुण होते हैं? ईमानदारी से सरकार और नागरिकों के बीच में जो विश्वास का निर्माण होता है। क्लियर? ये चीजें क्लियर हुई? तो ये थी ईमानदारी, इंटीग्रिटी। ठीक, समझ में आया आपको इंटीग्रिटी? ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला बात करें, अगला होता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निष्पक्षता। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, ठीक। इसमें अगर हम बात करें इम्पार्शियलिटी की, तो इम्पार्शियलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड फेयरली विदाउट एनी बायस और प्रीजुडाइस। निष्पक्षता का अर्थ होता है बिना किसी पक्षपात, विदाउट एनी बायस या पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइस। तो निष्पक्षता का अर्थ है बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना, सबके साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार। Everyone should be treated equally, fairly, without any bias or prejudice.
इसी को बोला जाता है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। ठीक, तो निष्पक्षता का अर्थ समझ में आया, बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी के समान साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ये इम्पार्शियलिटी। A civil servant must rise above personal preferences, social division, caste, religion, gender, or politics and base every decision solemnly on merits and law. देखिए, एक सिविल सेवक को पहली बात तो व्यक्तिगत पसंद नापसंद, सामाजिक विभाजन, जाति, धर्म, लिंग या राजनीति से ऊपर उठकर केवल योग्यता और कानून के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब जो कानून कहता है और जो योग्यता है उस आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद, सामाजिक विभाजन, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर या राजनीति के आधार पर। इन सब से ऊपर उठकर सिविल सर्वेंट, जो सिविल सेवक होता है, उसको सिर्फ योग्यता और कानून के अधिकारों पर हर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तभी निष्पक्षता आएगी। इम्पार्शियलिटी हेल्प्स टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, निष्पक्षता जब होती है ना प्रशासन में, तो जनता के विश्वास को बनाए रखने में ये सहायक होती है। जैसे मैंने आपको ईमानदारी बताई थी, ठीक है, तो वैसे ही निष्पक्षता भी जो है वो प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती है। इट एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन रिसीव्स इक्वल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और अवसर प्राप्त हो। इट एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन रिसीव्स इक्वल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और अवसर प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल, इन रिक्रूटमेंट, promotion or resource allocation, an impartial officer decides only on facts and performance, not on favoritism. उदाहरण के लिए, अगर भर्ती होती है कहीं पर, या किसी का पदोन्नति या प्रमोशन करना है, या फिर संसाधनों का जो वितरण है, रिसोर्स अलोकेशन करना है, तो एक जो निष्पक्ष अधिकारी होगा ना, वो तथ्यों और कार्य प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेगा, ना कि पक्षपात या सिफारिश के आधार पर। बात समझ में आ रही है? तो निष्पक्ष अधिकारी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर और कार्य प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेगा। मतलब अगर आपका रिक्रूटमेंट होगा तो वो आपकी कैपेबिलिटी पर होगा, ना कि किसी सोर्स सिफारिश पर। अगर वो व्यक्ति ईमानदार, निष्पक्ष अधिकारी निष्पक्ष है, तो वो किसी के फेवर या पक्षपात या सिफारिश के आधार पर आपकी नियुक्ति नहीं करेगा, भर्ती नहीं करेगा। या अगर संसाधनों का वितरण भी करना है तो वो इस आधार पर नहीं करेगा, वो फैक्ट्स देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा, उस आधार पर वो करेगा डिसाइड। अगर इम्पार्शियल ऑफिसर है तो, निष्पक्ष अधिकारी है तो। A district collector who provides equal relief materials to all flood victims regardless of community, religion or political background shows impartiality. देखिए, एक जो जिला कलेक्टर होता है, जब भी कभी किसी जिले में बाढ़ आई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी राहत सामग्री है ना, उसको लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि भाई एक जिले में अगर बाढ़ आई है तो लोगों तक खाना पानी सब चीजें पहुंचानी होती है। तो अगर कोई जिला कलेक्टर किसी भी पीड़ित को समाज के समान राहत सामग्री प्रदान कर रहा है, ना कि वो उसका जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना समुदाय देख रहा है। मतलब ना तो वो धर्म देख रहा है, ना समुदाय देख रहा है, ना जाति देख रहा है, ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि देख रहा है। वो सबको समान राहत सामग्री अगर प्रदान कर रहा है, मतलब वह निष्पक्षता का परिचय दे रहा है कि वो निष्पक्ष है, कोई भी जिला अधिकारी। ठीक है भाई, समान को जो राहत सामग्री है वो उसमें पक्षपात नहीं कर रहा, वो उसमें समुदाय नहीं देख रहा, वो उसमें जाति नहीं देख रहा, वो धर्म नहीं देख रहा, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं देख रहा, वो सबको समान बांट रहा है। तो वो
आपकी निष्पक्षता का परिचय देता है। समझ में आया आपको? तो निष्पक्षता समझ में आई आपको? सभी को एक दृष्टि से देखना, कोई पक्षपात नहीं, कोई पूर्वाग्रह से कोई चीज नहीं करनी। ठीक है? डिसीजन मेरिट और कानून, मतलब योग्यता और कानून के आधार पर लेना है, ना कि धर्म, जाति और इन सब चीजों से ऊपर उठ के। ठीक है? तो क्लियर है? तो ये थी निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। अगला बात करेंगे, अगला है नॉन पार्टनरशिप, गैर पक्षपात। नॉन पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं गैर पक्षपात। गैर पक्षपात, नॉन पार्टनरशिप, पार्टिसनशिप। ठीक है? नॉन पार्टनरशिप। ठीक, इनके बारे में अगर हम बात करें नॉन पार्टनरशिप की, तो नॉन पार्टनरशिप मींस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। A civil servant must serve the government of the day with full loyalty but without showing personal political bias or alignment with any party or ideology. देखिए, गैर पक्षपात का अर्थ है राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक तटस्थता। एक सिविल सेवक को, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, उसको वर्तमान सरकार की नीतियों को पूरी निष्ठा से लागू करना चाहिए, विथ फुल लॉयल्टी। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, सरकार जो है, उसकी नीतियों को पूरी निष्ठा से लागू करना चाहिए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति व्यक्तिगत झुकाव या पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। मतलब कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में जो भी सरकार है, सरकार किसी की भी हो, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उसको उनकी नीतियों को जमीन पर लागू करने में पूरी निष्ठा से लागू होना चाहिए, लेकिन उसका झुकाव किसी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा के प्रति व्यक्तिगत झुकाव या पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। इसी को नॉन पार्टनरशिप कहते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मतलब राजनीतिक तटस्थता, कि भाई हम किसी के उसमें नहीं है, जो सरकार है बस वही है हमारे लिए, वो किसी की भी सरकार, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित होकर के कोई काम नहीं करेंगे। ये हमेशा एक सिविल सर्वेंट को सिखाया जाता है। ठीक है? आपका कोई व्यू नहीं है, आपका जो सरकार की नीतियां हैं आपको उसको लागू करना है। उनकी क्या विचारधारा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उससे मतलब नहीं है आपको। इट एंश्योर्स दैट द ब्यूरोक्रेसी remains stable and professional even when political leadership changes। देखिए, ये दिखाता है, यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है नॉन पार्टनरशिप कि राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद नौकरशाही स्थिर, निष्पक्ष और पेशेवर बनी रहे। ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टेबल हो और प्रोफेशनल। पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होती रहेगी, क्योंकि देखिए हर 5 साल में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होते हैं। अगर सरकार बदली तो, सरकार बदलेगी तो चेंज होंगे, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, नए मिनिस्टर्स आएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही रहने वाली है। ब्यूरोक्रेसी तो चेंज होने वाली है नहीं भाई। आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी तो वही रहेंगे। भाई आप एक बार नौकरी आपकी लगी तो 62 साल तक आपको रिटायर होना नहीं है। अब इस बीच कितनी सरकारें आए कितनी जाएं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इस ये जो नॉन पार्टनरशिप होती है ना, इसके चलते होता क्या है कि अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल है ना, तो आपके लिए राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद नौकरशाही जो होती है वो स्थिर होती है, निष्पक्ष होती है और पेशेवर बनी रहे, इसके लिए होता है। ठीक। अ नॉन पार्टीशियन सिविल सर्वेंट मतलब एक गैर पक्षपाती सिविल सेवक जो होता है, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज ऑफ एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट फेथफुली। देखिए, कोई भी निर्वाचित सरकार, ठीक है, उनकी नीतियों को ईमानदारी और निष्ठा से लागू करना, ये एक जो गैर पक्षपाती सिविल सेवक होता है वही कर सकता है। भाई आज सरकार किसी पार्टी की है, कल सरकार किसी और पार्टी की होगी, लेकिन जो भी सरकारी नीति होगी पार्टी किसी की भी हो,
आपका काम है नीतियों को सही तरीके से नीचे लागू करना। ये आपका काम है, एक सिविल सेवक का काम। ठीक है, सरकार किसी की भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसे चुनेगी सरकार उसी की होगी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ठीक, तो एक चुनी हुई सरकार के जो भी नीतियां हैं उसको ईमानदारी से जमीन पर लागू करना। ठीक, इसके अलावा डज नॉट पब्लिकली सपोर्ट और अपोज एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, सिविल सर्वेंट का जो सिविल सेवक होता है उसका सबसे पहला दायित्व यही है। आप सब सिविल सर्वेंट बनेंगे आगे चल के, लेकिन आपका सबसे पहला दायित्व बनेगा सार्वजनिक रूप से ना तो किसी राजनीतिक दल का आप समर्थन करेंगे और ना किसी राजनीतिक दल का विरोध करेंगे। आपको न्यूट्रल रहना है। ना तो आप पब्लिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आप भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपोज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो गैर पक्षपाती सिविल सेवक होगा वो ना तो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, ना तो वो किसी पॉलिटिकल राजनीतिक दल का समर्थन करेगा, ना विरोध करेगा। तीसरा, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल रैलीज एंड कैंपेन्स। देखिए, राजनीतिक रैलियों या चुनावी अभियानों से दूरी बनाए रखता है। जो एक गैर पक्षपाती सिविल सेवक होता है ना, वो अपना सिर्फ काम करता है। उसको कोई राजनीतिक रैलियों से कोई मतलब नहीं, चुनावी अभियानों से कोई मतलब नहीं उसको। वो हमेशा एक दूरी बना के रखता है। ठीक है, तो एक गैर पक्षपाती नॉन पार्टीशन सिविल सर्वेंट के तीन गुण होते हैं। सबसे पहली बात तो सरकार किसी की भी बने, उसका काम है सरकार की नीतियों को ईमानदारी से नीचे लागू करना। दूसरा, सार्वजनिक रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करना, ना किसी का विरोध करना। और तीसरा, राजनीतिक रैलियों या चुनावी अभियानों से दूरी बनाए रखना। ये तीन गैर पक्षपाती सिविल सेवकों के गुण होते हैं, नॉन पार्टीशन सिविल सर्वेंट। दिस प्रिंसिपल मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो सिद्धांत होते हैं ना, एक तो शासन की निरंतरता और प्रशासन की विश्वसनीयता बनाए रखते हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। ये जो सिद्धांत होता है ये शासन की निरंतरता और प्रशासन की विश्वसनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। If an IAS officer implements government schemes effectively, regardless of which party is in power, he shows political neutrality. अगर कोई आईएएस अधिकारी सत्ता में किसी भी पार्टी के होने की परवाह किए बिना, कोई भी पार्टी की सत्ता हो, उसकी परवाह किए बिना सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो वह राजनीतिक तटस्थता का परिचय देता है। सरकार किसी की भी हो, वो मैटर नहीं करता। जो भी उसकी नीतियां हैं उसको ईमानदारी से जमीन पर उतारना। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था गैर पक्षपात। तो अभी हमने तीन टॉपिक्स पढ़े, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ठीक, इम्पार्शियलिटी, पक्षपात ना करना, और नॉन पार्टनरशिप का मतलब होता है गैर पक्षपात। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। हमने ये तीन टॉपिक्स पढ़े। क्लियर? अगला जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप, और इन नोट्स को आप हाथों से लिखिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, हाथों से जब आप लिखते हैं कोई चीज तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है। ठीक है, इसको 2 नंबर 5 नंबर के हिसाब से अपनी वर्डिंग्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा नंबरों में ये आएगा नहीं। ठीक है, 7 नंबर में मुझे नहीं लगता ये आएगा, ये 2 नंबर्स या 5 नंबर इनमें ही आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लैरिटी है। अगला बात करते हैं, अगला होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हिंदी में होता है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, objectivity means taking decision based on evidence, logic and facts rather than emotions, bias और personal interest। देखिए,
वस्तुनिष्ठता का अर्थ है भावनाओं, पक्षपात या व्यक्तिगत हितों की बजाय इमोशन, बायस या पर्सनल इंटरेस्ट, इसके बजाय साक्ष्यों के आधार पर एविडेंस, तर्क लॉजिक के आधार पर और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, ये वास्तुनिष्ठता होती है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स टेकिंग डिसीजन based on evidence, logic and facts rather than emotions, bias और personal interest। तो मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठा का अर्थ है भावनाओं, पक्षपात या व्यक्तिगत हितों की बजाय साक्ष्यों, तर्कों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, एविडेंस, लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेना, इसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं या वस्तुनिष्ठता कहते हैं। क्लियर है? A civil servant should be rational and analytical, focusing only on what is best for the public interest। देखिए, एक सिविल सेवक जो होता है ना, उसको तर्कसंगत, रैशनल और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होना चाहिए। मतलब उसको रैशनल और एनालिटिकल होना चाहिए। रैशनल को हिंदी में बोलते हैं तर्कसंगत और एनालिटिकल को बोलते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक, ये दो होना चाहिए। तथा केवल जनहित में सबसे उपयुक्त विकल्प पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओनली ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो जनहित के में सबसे उपयुक्त विकल्प जो होता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसीलिए उसको तर्कसंगत, रैशनल और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होना चाहिए एक सिविल सेवक। Objectivity prevents favoritism, discrimination, or corruption and ensures that all administrative decisions can be justified logically and legally। देखिए, वस्तुनिष्ठता जो होती है ना, ये पक्षपात, भेदभाव और भ्रष्टाचार इसको रोकती है तथा यह सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि सभी प्रशासनिक निर्णय जो है, प्रशासनिक निर्णय, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, वो तार्किक और कानूनी रूप से उचित ठहराए जा सके। दे कैन बी जस्टिफाइड लॉजिकली एंड लीगली, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो वस्तुनिष्ठता जो है वो पक्षपात, भेदभाव और भ्रष्टाचार इसको रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो तार्किक हों और कानूनी रूप से उचित ठहराए जा सके। कैन बी जस्टिफाइड लॉजिकली एंड। क्लियर है? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफिसर, एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी के क्या क्या गुण होते हैं? क्या क्या गुण होते हैं एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी के? इवेल्युएट्स ऑल साइड्स बिफोर डिसाइडिंग। देखिए, निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, मतलब हर तरीके के पक्ष का मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की बात सुन करके कोई फैसला ले लिया गया। जैसे हमारा जो जुडिशरी है, हमारे जो जजेस हैं, आपने देखा हो अदालत दोनों पक्षों की बात सुनती है। अदालत कभी एक पक्ष की बात सुनकर के फैसला नहीं सुनाती, वो दोनों पक्षों की बात सुनती है। ऐसे ही एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो सिर्फ एक साइड पर डिसाइड नहीं करता, वो निर्णय लेने से पहले सभी मूल्यों का जो है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। ठीक। नेक्स्ट, रिलाइज ऑन डेटा एंड एविडेंस। देखिए, आंकड़ों और प्रमाणों पर भरोसा करता है अगर कोई वस्तुनिष्ठ अधिकारी है तो। जैसे जजेस हमेशा एविडेंस, ठीक है, जो एविडेंस होते हैं उस आधार पर डिसाइड करते हैं। वो इमोशनल होकर के कोई चीज डिसाइड नहीं करते, ये जज नहीं करते, या पर्सनल इंटरेस्ट पे। उनका काम है दोनों तरफ के एविडेंसेस को वेरीफाई करना और जिसका बेटर लगता है वो उसके पक्ष में फैसला देते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो आंकड़ों और प्रमाणों पर भरोसा करता है। ठीक है? और तीसरा जो गुण होता है, डज नॉट लेट फीलिंग्स लाइक क्लाउड जजमेंट। फीलिंग्स क्लाउड जजमेंट, अपनी भावनाओं को निर्णय पर हावी नहीं होने देता।
अपनी जो भावनाएं उसको निर्णय पर भारी नहीं होने देता। बात समझ में आ रही है? भावनात्मक उसमें कोई डिसीजन नहीं लेता। अगर एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी है तो वो एविडेंस, लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड करेगा, ना कि इमोशनल होकर के। ठीक? आप देखिएगा कभी भी जो जजमेंट दी जाती है जजेस के द्वारा, वो कभी इमोशनल होकर के जजमेंट नहीं देते। वो सिर्फ एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर जजमेंट देते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ये चीजें क्लियर है? ठीक? तो ये एक वस्तुनिष्ठ अधिकारी के तीन प्रमुख जो उनके खूबियां होती हैं। सबसे पहली बात तो सभी पक्षों का मूल्यांकन करके कोई चीज डिसाइड करना, आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर करना, और अपनी भावनाओं को निर्णय पर हावी नहीं होने देना। ठीक? When a civil servant awards a contract to the company offering the best quality and lowest price, not to friends, that is objectivity. देखिए, जब भी कभी कोई सिविल सेवक किसी अनुबंध को अपने मित्रों को देने की बजाय सर्वोत्तम गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी और न्यूनतम मूल्य देने वाली कंपनी को प्रदान करता है, ठीक है, तो यह वस्तुनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है? मतलब उसने इमोशनल होकर के या दोस्ती के या पर्सनल इंटरेस्ट पे फैसला नहीं लिया। उसने ये देखा कि कौन सी चीजें किस कंपनी को देने से बेस्ट होगा, सरकार के लिए, लोगों के लिए, जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी कम। क्योंकि प्राइस ज्यादा होगा तो सरकार के, भाई पैसा कहां से जाएगा? सरकारी खजाने से जाएगा। ठीक? तो एक जो सिविल सेवक होता है वो किसी भी अनुमोदन को सिर्फ इस आधार पर तय नहीं कर देता कि ये फलाने फलाने का रिश्तेदार है, ये उसका दोस्त है, या जो भी है। लेकिन वो ये देखता है कि भाई क्वालिटी कौन अच्छी दे रहा है, गुणवत्ता कौन अच्छी दे रहा है, और कम पैसे पर कौन दे रहा है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो मतलब वो क्या है? एक वस्तुनिष्ठा का उदाहरण है, क्योंकि उसने सोच समझ के फैसला लिया। उसने इमोशनल होकर के या पर्सनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं लिया। क्लियर हो रहा है? ठीक? तो ये था, क्या था ये? वस्तुनिष्ठता। तो समझ में आया वस्तुनिष्ठता क्या थी? ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजन, एविडेंस, लॉजिक, भावनाओं और साक्ष्यों, तर्कों और तथ्यों के आधार पर लेना है, ना कि भावनात्मक, पक्षपात या व्यक्तिगत हितों को देख करके। क्लियर है? तो ये था ऑब्जेक्टिविटी। ठीक? क्लियर हुआ ये ऑब्जेक्टिविटी? अब जो अगला टॉपिक है वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस अगला टॉपिक है। लोक सेवा के प्रति समर्पण। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? लोक सेवा के प्रति समर्पण। लोक सेवा के प्रति समर्पण। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति समर्पण। देखिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, dedication to public service means working selflessly for the welfare of people and the development of the nation. देखिए, लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ होता है जनता के कल्याण और राष्ट्र के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस मीन्स वर्किंग सेल्फलेसली, मतलब कि निस्वार्थ भाव से काम करना। किसके लिए? जनता के कल्याण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। उसी को कहा जाता है लोकसभा, लोक सेवा के प्रति समर्पण। निस्वार्थ भाव से काम करना, जनता के कल्याण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। अ ट्रू सिविल सर्वेंट sees their job not as a means of income but as a noble duty to serve citizens. एक सच्चा सिविल सेवक अपने कार्यों को केवल आय का साधन नहीं, सीज द जॉब नॉट एज अ मीन्स ऑफ इनकम, सिर्फ आय का साधन नहीं बल्कि नागरिकों की सेवा करने का एक पवित्र कर्तव्य मानता है। बट एज अ नोबल ड्यूटी, पवित्र कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप बात समझिए, आप लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। आपको जनता के लिए काम करने का सोचना चाहिए।
सैलरी तो मिलेगी, सुविधाएं तो मिलेगी, इनकम तो अच्छी होगी, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज को इस आधार पर करना चाहिए कि ये आपका पवित्र कर्तव्य मानते हैं। अगर कोई सच्चा सिविल सेवक है तो, बार बार बोल रहा हूं, सच्चा सिविल सेवक अगर है तो, ठीक है, तो वो हमेशा सिर्फ कार्यों को केवल आय का साधन नहीं मानेगा, वो उसको एक पवित्र कर्तव्य के रूप में मान के करेगा ड्यूटी। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, कंपैशन एंड सैक्रिफाइस। देखिए, इसके लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, करुणा, कंपैशन, और त्याग, सैक्रिफाइस, इसकी भावना आवश्यक होती है। भाई आप एक तो सबसे पहली बात तो प्रतिबद्ध होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए। दूसरा, करुणा होनी चाहिए आपके अंदर, कंपैशन होना चाहिए। और तीसरा है त्याग, त्याग की भावना। ठीक है, ये इन तीनों चीजें आवश्यक होती हैं एक सच्चा सिविल सेवक या लोक सेवा के प्रति समर्पण एक सिविल सेवक के लिए। बात समझ में आ रही? तो इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, कंपैशन एंड सेक्रीफाइस। अब इसमें अगर हम बात करें अ डेडिकेटेड ऑफिसर, एक समर्पित अधिकारी के गुण क्या क्या होते हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर के गुण क्या क्या होते हैं? देखिए, हमने सभी के गुण देखे थे। ईमानदारी, गैर पक्षपात, इसके अलावा हमने जो वस्तुनिष्ठा देखी, तो हर अधिकारी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं ये हमने देखा। तो ऐसे ही एक समर्पित अधिकारी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो हम देखेंगे। वर्क सिंसियरली इवन इन एडवर्स सिचुएशन, मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईमानदारी और लगन से काम करना। ईमानदारी और लगन से, कैसी परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, ठीक है, तो प्रतिकूल एडवर्स सिचुएशन में भी वर्क सिंसियरली। गिव्स प्रायोरिटीज टू पब्लिक वेलफेयर ओवर पर्सनल कंफर्ट, व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर जन कल्याण को प्राथमिकता देता है। जो एक समर्पित अधिकारी होता है ना, वो अपने व्यक्तिगत सुविधाओं को ना देख करके जन कल्याण को प्राथमिकता देता है। पब्लिक वेलफेयर ओवर पर्सनल कंफर्ट। तीसरा बात करें, मोटिवेट्स सबॉर्डिनेट्स टू मेंटेन सर्विस क्वालिटी, अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, मोटिवेट, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उसके, भाई जो उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके अंडर में लोग काम करेंगे ना, जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, टू मेंटेन सर्विस क्वालिटी, अगर कोई समर्पित अधिकारी है तो। ठीक, तो समर्पित अधिकारी के तीन गुण होते हैं। सबसे पहली बात तो परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन अपना काम ईमानदारी से कार्य करना, व्यक्तिगत सुविधाओं के ऊपर जन कल्याण को रखना, और तीसरा अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। ये तीन काम होते हैं एक समर्पित अधिकारी के। डेडिकेशन एंश्योर्स एफिशिएंसी, एम्पैथी एंड ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए, समर्पण जो होता है ना, वो प्रशासन में दक्षता, एफिशिएंसी, संवेदनशीलता, एम्पैथी, और विश्वास, ट्रस्ट, ये सुनिश्चित करता है। समझ रहे हैं आप? तो दक्षता, संवेदनशीलता, एम्पैथी और विश्वास, ये सुनिश्चित करता है। A health officer working day and night during a pandemic, ensuring medicines reach everyone, is an example of true dedication. देखिए, महामारी के दौरान दिन रात कार्य करते हुए सभी तक दवाएं पहुंचवाना वाला स्वास्थ्य अधिकारी जो है, वो सच्चे समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। वो अपना नहीं देख रहा, वो लोगों के बारे में सोच रहा है पैंडेमिक के समय पे। ठीक, आप जानते हैं कोविड-19 का जब पैंडेमिक आया था तो बहुत सारे जो हेल्थ ऑफिसर्स थे, स्वास्थ्य अधिकारी थे, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए थे, बिना अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखे। तो महामारी के दौरान दिन रात कार्य करते हुए सभी तक दवाइयां पहुंचाने वाले स्वास्थ्य अधिकारी सच्चे समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू डेडिकेशन। क्लियर हुआ? तो ये था डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस।
क्लियर? मतलब इसका काम है लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए काम करना और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम, निस्वार्थ भाव से। यही लोक सेवा का प्रति समर्पण है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। हम्म, तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो इंटीग्रिटी पढ़ा, इम्पार्शियलिटी पढ़ा, नॉन पार्टनरशिप पढ़ा। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस पढ़ा। अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। ठीक है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अपना ये जो यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 3 है, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट जो है वो पूरा आज कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? देखिए वो जो आप फोटोज खींचते चलिएगा, ठीक है, नोट्स इसको कॉपी में बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। देखिए एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब होता है हिंदी में सहिष्णुता, ठीक है। और कंपैशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है करुणा, ठीक है। तो एक तो सहानुभूति, ठीक है, दूसरा सहिष्णुता, ठीक है, और तीसरा है करुणा। ये कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति आपके अंदर होनी चाहिए। एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, मतलब जो कमजोर वर्ग है उसके प्रति एक तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर जो होनी चाहिए एम्पैथी, सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता होनी चाहिए। और तीसरा होता है कंपेशन, मतलब करुणा होनी चाहिए वीकर सेक्शंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है आपका सहानुभूति। एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग what others are experiencing, putting yourself in someone else's place emotionally and mentally। देखिए सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की परिस्थितियों, भावनाओं और अनुभवों को समझना तथा स्वयं को मानसिक और भावनात्मक रूप से उनकी जगह पर रखकर महसूस करना। देखिए सहानुभूति का अर्थ यही होता है कि दूसरे की परिस्थितियों को, भावनाओं को आप समझ सकें। और आप वो तभी समझ सकेंगे जब आप उनको, अपना आपको उनकी जगह रख के देखेंगे। भाई आपको किसी की भी परिस्थिति का एहसास तभी होगा जब आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखेंगे, तभी आपको उनकी परिस्थिति का एहसास होगा। और आपको सिर्फ अपनी जगह पर वैसे ही नहीं रखना, आपको उनसे भावनात्मक और मानसिक रूप से अपने आप को जोड़ करके रखना है, अपने आप को उनकी जगह रख करके देखना है। तब आप दूसरे की परिस्थिति को समझ पाएंगे। और यही होती है सहानुभूति, दूसरे की परिस्थितियों को, भावनाओं को, अनुभवों को समझना। इट इज नॉट जस्ट फीलिंग पिटी और सिंपैथी बट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द पेन, स्ट्रगल और जॉय ऑफ अदर्स। देखिए इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दया या सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख, संघर्ष या खुशी को वास्तव में समझना। चाहे उसके अंदर जो दुख है या उसका संघर्ष है या उसकी खुशी है, उसको वास्तव में समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ दया या सहानुभूति जो है वो करना, सिर्फ उसको प्रकट करना नहीं है, उनके दर्द को समझना। ठीक है। इन सिविल सर्विसेज एम्पैथी helps officers connect with the needs and emotions of the people, especially the poor, marginalized and underprivileged। देखिए सिविल सेवाओं में जो सहानुभूति होती है ना अधिकारियों में, वो विशेष रूप से गरीब, वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आवश्यकताओं और भावनाओं से जुड़ने में मदद करती है। देखिए जो हमारे जो गरीब वर्ग है या जो वंचित वर्ग है या जो हाशिए पर है, उनकी भावनाओं को, उस वर्ग की आवश्यकताओं और भावनाओं को
से जुड़ने में कौन मदद करता है? सहानुभूति मदद करती है एक सिविल सेवक की। एक सिविल सर्वेंट को सहानुभूति उसको, जो गरीब, वंचित या हाशिए पर रहने वाला वर्ग है, उसकी आवश्यकताओं और भावनाओं से क्या करती है? जोड़ती है। पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन सेंटर्ड पॉलिसीज। देखिए ये क्या करती है, ये मानव केंद्रित नीतियों के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होती है। देखिए जो मानव को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाई जाती है, देखिए हमारे देश में चूंकि लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, तो उनकी सरकार की जो भी नीतियां ज्यादातर मानव केंद्रित होती है, ह्यूमन सेंटर्ड। तो उन पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ये भी क्या होता है, प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता करता है। क्या? सहानुभूति, एम्पैथी। एन एम्पैथेटिक ऑफिसर, एक सहानुभूतिशील अधिकारी जो होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं? पहला, लिसन पेशेंटली टू पब्लिक ग्रीवेंसेस। सबसे पहली बात तो जनता की शिकायतों को धैर्य पूर्वक सुनना। देखिए धैर्य पूर्वक सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है, ठीक है। दूसरा होता है, ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्याओं के मूल कारणों को समझने का प्रयास करता है। जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनके मूल कारणों को समझने का प्रयास करता है एक सहानुभूतिशील अधिकारी, जिसके अंदर सहानुभूति होती है। तीसरा, ट्रीट्स एवरी सिटीजन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करता है, अगर कोई सहानुभूतिशील अधिकारी होता है। तो एक सहानुभूतिशील अधिकारी के तीन प्रमुख वो होते हैं। जनता की शिकायतों को धैर्यपूर्वक वो सुनता है। दूसरा, समस्याओं के मूल कारणों को समझने का प्रयास करता है। और तीसरा, प्रत्येक नागरिकों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, एक सहानुभूतिशील अधिकारी। When a district magistrate personally visits a flood hit area and interacts with victims to understand their needs before planning relief work, it is an act of empathy. देखिए सहानुभूति, जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा स्वयं करे और लोगों से वहां जाने कि उनको क्या तकलीफ है, और उसके बाद फिर उस आधार पर राहत कार्य की योजना बनाए, तो ये दिखाता है, ठीक है, कि वो सहानुभूति रखता है वो अधिकारी। उसको लोगों का दर्द समझ में आता है। ये नहीं कि अपने ऑफिस में बैठ करके बस रिलीफ बना दिया, वो खुद स्वयं वहां गया, उसने लोगों की तकलीफ को समझा, सुना और समझा, और उस आधार पर अपने राहत कार्यों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये होती है सहानुभूति, एम्पति। ठीक है, तो एम्पति समझ में आई आपको, सहानुभूति। अगला बात करें, अगला होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। टॉलरेंस मीन्स the ability to accept and respect the difference among people, whether they are based on religion, caste, gender, culture और opinions। देखिए सहिष्णुता का अर्थ है लोगों के बीच मौजूद भिन्नताओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना, चाहे वह धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति या विचारों के आधार पर हो। ठीक है, मतलब कितना भी डाइवर्जन हो, लेकिन आपको सबकी स्वीकार करना है और सबका सम्मान करना है। यही क्या बनाता है आपको, सहिष्णुता बनाता है। इट हेल्प्स मेंटेन सोशल हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। देखिए ये क्या करता है, भारत जैसे विविधता, देखिए भारत एक बहुत ही विविध देश है। यहाँ पर अलग जाति, अलग धर्म के बहुत सारे, मतलब इवन लैंग्वेज में भी इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं कि यहाँ पर विविधता बहुत है, डाइवर्स कंट्री। तो ऐसे भारत जैसी विविधताओं से भरे देश में सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण, ठीक है, बनाए रखने के लिए आपको टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप ये नहीं कह करके किसी को भगा सकते कि अरे ये फलानी जाति का, इसको भगाओ, इसकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं। आपको सबकी बात सुननी है, आपको सबका सम्मान करना है, आपको सबको एक ही दृष्टि से देखना है, और यही होती है सहिष्णुता, टॉलरेंस। और अब भारत जैसे विविधताओं वाले देश में
सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर सिविल सर्वेंट्स टॉलरेंस इज एसेंशियल बिकॉज दे डील विद पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीव्स एंड बैकग्राउंड्स। ये देखिए भैया, एक सिविल सेवक को तो सहिष्णु होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसे विभिन्न तरीके के और अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ कार्य करना पड़ता है। भाई उन्हें हर तरीके के लोगों से डील करनी है, भाई उनके पास हर तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, क्या उनका बैकग्राउंड है उसको, इसीलिए उसको सहिष्णु होना बहुत जरूरी है सिविल सेवक को। इट enables them to act patiently and calmly even under criticism और provocation। मतलब कि कितना भी आलोचना या उकसाना हो स्थिति में भी अगर उसको धैर्य और संयम से कार्य करना है तो वो कौन बनाता है, सहिष्णुता बनाती है, टॉलरेंस बनाता है। आपने कभी भी देखा हो इम्पेशेंट या इनटॉलरेंट व्यक्ति को कभी भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती ज्यादा बड़ी। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो चीजों को संयम से नहीं करेगा। अगर उसे किसी की बात बुरी लग गई तो वो बुरी लग गई, फिर वो उस तरीके से एक्ट कर जाएगा। आपने कभी भी देखा हो अधिकारी जो होता है, आप कितना भी वो कर ले लेकिन वो बड़े आम से और बड़े धैर्य से बात करता है, संयम से बात करता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है वो भाई। उसको तरी तरीके के भांति भांति के लोग मिलेंगे, कोई गाली दे रहा होगा, कोई तारीफ कर, कुछ कितने भी तरीके के लोग उनको मिलेंगे, लेकिन उनका काम है पेशेंटली और कामली डील करना। ठीक है, ये सहिष्णुता बताती है। टॉलरेंस ऑल्सो प्रिवेंट कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस इन गवर्नेंस। देखिए सहिष्णुता जो होती है ना, ठीक है, वो शासन में एक तो सांप्रदायिक तनाव को कम करती है, भेदभाव और पक्षपात को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए किसी भी जाति या धर्म को ये नहीं लगना चाहिए उनके लोगों को कि यार हमारी बात की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उससे कम कन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। जब आप सबकी बात बराबर सुनेंगे, सबको बराबर सम्मान देंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा भेदभाव, ठीक है, और तीसरा पक्षपात, इसको रोकने में ये अहम भूमिका निभाती है। A police officer who ensures fair protection for all communities during religious processions without favoring any group is showing tolerance। देखिए कभी कभार जब आप देखेंगे कि जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, धार्मिक जो जुलूस होते हैं ना, उसके दौरान किसी भी समुदाय का पक्ष लिए बिना सभी को समान और निष्पक्ष सुरक्षा प्रदान करता है, वही सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब एक पुलिस ऑफिसर जो कि सबको समान एक तरीके से और निष्पक्ष सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, किसी समुदाय, तो वही सहिष्णुता का क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्लियर हुआ? तो ये था टॉलरेंस, सहिष्णुता। ठीक। आखिरी टॉपिक है कंपैशन, करुणा। कंपैशन का मतलब है, कंपैशन मीन्स अ डीप फीलिंग ऑफ केयर एंड डिजायर टू हेल्प दोज हु आर सफरिंग इन और इन नीड। देखिए करुणा का अर्थ होता है पीड़ा में या आवश्यकता में पड़े लोगों के प्रति गहरी संवेदना रखना और उनकी सहायता करने की सच्ची इच्छा होना। ये कंपेशन होता है, करुणा होती है। तो करुणा का मतलब होता है जो भी पीड़ित है, सफरिंग है जिसकी भी या जिसको भी आवश्यकता है, उसके प्रति अपनी गहरी संवेदना रखना और सहायता करने की सच्ची इच्छा हो, ये कंपेशन होता है। इट गोज बियॉन्ड एम्पथी। कंपैशन इन्वॉल्व्स एक्शन टू रिड्यूस अदर्स पेन और हार्डशिप। मतलब देखिए ये सिर्फ सहानुभूति वाला बात नहीं होती, ये सहानुभूति से आगे की भावना है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई तकलीफ में है, आपको उसके प्रति सहानुभूति है, ये एम्पैथी है। लेकिन कंपैशन का मतलब क्या है? आप उसको आपने सिर्फ अपने अंदर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके दुखों में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको दुख से बाहर निकालने। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं जिससे उनकी कोई भी जो उनको दुख है या तकलीफ है वो दूरी हो, तो वो कंपैशन होता है, करुणा होती है। समझ रहे हैं आप? एम्पैथी मतलब दया भाव आप रख सकते हैं कि भाई अरे यार ये तो बड़ी बेकार स्थिति में है, हमारे अंदर दया भाव है, बिल्कुल होता है। लेकिन कंपैशन का मतलब होता है सिर्फ दया भाव नहीं होना, उसकी मदद करना आगे बढ़ के, ताकि उसको उस तकलीफ से बाहर निकाला जा सके, इसको बोलते हैं कंपैशन। Weaker sections include the poor, disabled, elderly women, children and marginalized communities।
देखिए, अब जो कमजोर वर्ग होता है, जैसे गरीब है, दिव्यांग है, या बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं, बच्चे, ठीक है, ये जो होता है समुदाय, जो होता है हाशिए पर रहने वाला समुदाय शामिल होते हैं। ठीक है, हाशिए पर रहने वाले समुदाय इसमें शामिल होते हैं, जो वीकर सेक्शंस होते हैं। Civil servants must show compassion by actively working to improve their living conditions, ensuring justice and equal opportunities. देखिए, जो सिविल सेवक होते हैं ना, ठीक है, उनका काम होता है, उनको करुणा का परिचय देना होता है, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए तथा न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। उनके प्रति न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। कंपैशनेट ऑफिसर, एक करुणामय अधिकारी के गुण क्या क्या होते हैं? एंश्योर वेलफेयर स्कीम रीच द नीडी, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना एक करुणामय अधिकारी का कर्तव्य होता है। प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, देखिए, कमजोर और संवेदनशील वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, ये भी एक करुणामय अधिकारी का होता है। और तीसरा होता है एनकरेजेस इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। चौथा है ट्रीट्स एवरीवन ह्यूमनली एंड काइंडली, सभी के साथ मानवीय और दयालु व्यवहार करता है एक करुणामय अधिकारी। ठीक है, तो करुणामय आपको समझ में आया। ठीक है, अब एन ऑफिसर हु एंश्योर्स दैट विडोज एंड elderly citizens receive pension on time and even visiting remote areas personally shows compassion in administration। देखिए, जो अधिकारी विधवाओं और बुजुर्ग नागरिकों को समय पर पेंशन दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दूर दराज क्षेत्रों तक जाता है, वह प्रशासन में करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो करुणा होती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये था करुणा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो एम्पथी, टॉलरेंस और कंपेशन, तो सबसे पहले आपको एम्पथी, टॉलरेंस और कंपेशन समझ में आया क्या क्या होता है। एम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, और कंपेशन का मतलब होता है करुणा। अब हम इसको देख लेते हैं कि वीकर सेक्शंस में एम्पथी, टॉलरेंस एंड कंपेशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। Empathy, tolerance, and compassion to work together make a civil servant human, fair, and responsible। देखिए, सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा मिलकर एक सिविल सेवक को मानवीय, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाती है। ह्यूमन, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। They create an administration that is citizen friendly and inclusive, ensuring no one is left behind। देखिए, ये क्या करती है, ये मूल्य ऐसे प्रशासन का निर्माण करते हैं जो नागरिक मैत्री और समावेशी हो, सिटीजन फ्रेंडली हो और इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। These values help officers handle sensitive issues like poverty, inequality, communal tension, and social injustice effectively and peacefully। देखिए, ये जो मूल्य होते हैं ना, इस माध्यम से अधिकारी जो है वो एक तो गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन और सामाजिक अन्याय जैसे संवेदनशील मुद्दों को प्रभावी और शांतिपूर्ण ढंग से संभालते हैं। ये वैल्यूज अगर उनके अंदर होती हैं तो वो इन इश्यूज को, सेंसिटिव इश्यूज को बहुत आराम से हैंडल करते हैं। ठीक है, प्रभावी और शांतिपूर्ण ढंग से उसको करते हैं। दे ट्रांसफॉर्म अथॉरिटी इनटू सर्विस एंड पावर इनटू केयर। ये अधिकारियों को सेवा में और शक्ति को संवेदनशील देखभाल में परिवर्तन करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हमारा जो पैराग्राफ नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है यूनिट 3 का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके कंसेप्ट, उसकी यूटिलिटीज और उसका एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस।
ये टॉपिक करने के बाद फिर 2 टॉपिक और बचेंगे और हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यूनिट नंबर। तो यहाँ तक आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी एमपीपीएससी की तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।